चैप्टर 6। मित्रों, मोटरसाइकिलों को छिपाने के लिए उन्हें जेकब के शेड में रखने की जरूरत नहीं थी। बिली की व्हीलचेयर घर से अलग होने वाली उबड़-खाबड़ जमीन पर नहीं चल सकती थी। जेकब ने पहली बाइक खींचनी शुरू की, लाल रंग की, जो मुझे तुरंत टुकड़े टुकड़े करने के लिए नियत थी। उसने रैबिट का यात्री द्वार खोला ताकि मैं जमीन के बजाय सीट पर बैठ सकूं। जब वह काम कर रहा था, जेकब खुशी से बातें कर रहा था। बातचीत जारी रखने के लिए उसे मेरी ओर से केवल हल्के से इशारे की जरूरत थी। उसने मुझे स्कूल के अपने दूसरे वर्ष की प्रगति के बारे में बताया, अपनी कक्षाओं और अपने दो सबसे अच्छे दोस्तों के बारे में बताया, क्विल और एम्ब्री। मैंने बीच में टोका, ये तो असामान्य नाम है। जेकब ने हंसते हुए कहा, क्विल्स एक हैंड मी डाउन है और मुझे लगता है कि एम्ब्री का नाम एक सोप ओपेरा स्टार के नाम पर रखा गया है। हालांकि मैं कुछ नहीं कह सकता। अगर आप उनके नाम से शुरू करते हैं तो वे गंदी लड़ाई करते हैं, वे आपको टैग टीम बना देंगे। अच्छे दोस्त, मैंने एक भौं उठाई। नहीं, वे हैं। बस उनके नाम के साथ खिलवाड़ मत करो। तभी दूर से किसी की आवाज गूंजी, जेकब। किसी ने चिल्लाकर कहा, क्या वह बिली है? मैंने पूछा। नहीं। जेकब ने अपना सिर झुका लिया और ऐसा लग रहा था कि वह अपनी भूरी त्वचा के नीचे शर्मा रहा था। शैतान की बात करो, उसने बुदबुदाया, और शैतान प्रकट हो जाएगा। जैक, क्या तुम यहाँ बाहर हो? चिल्लाने वाली आवाज अब करीब आ गई थी। हाँ, जेकब ने चिल्लाकर कहा और आह भरी। हम थोड़ी देर की खामोशी में तब तक इंतजार करते रहे जब तक कि दो लंबे काले लड़के कोने से होते हुए शेड में नहीं आ गए। उनमें से एक दुबला पतला था और जेकब जितना ही लंबा था। उसके काले बाल थोड़ी तक लंबे थे और बीच से अलग थे। एक तरफ उसके बाएं कान के पीछे टिका हुआ था जबकि दाहिना हिस्सा खुला हुआ था। छोटा लड़का ज्यादा मोटा था। उसकी सफेद टी शर्ट उसकी अच्छी तरह से विकसित छाती पर खींची हुई थी और वह इस तथ्य से खुश लग रहा था। उसके बाल इतने छोटे थे कि वे लगभग एक बस की तरह लग रहे थे। मुझे देखते ही दोनों लड़के रुक गए। दुबला पतला लड़का जेकब और मेरे बीच तेजी से आगे पीछे देखने लगा, जबकि हट्टा कट्टा लड़का मेरी तरफ देखता रहा। उसके चेहरे पर एक धीमी मुस्कान फैलती रही। अरे दोस्तों, जेकब ने आधे मन से उनका अभिवादन किया। अरे जैक, छोटे कद वाले ने मुझसे नजरें हटाए बिना कहा। मुझे जवाब में मुस्कुराना पड़ा। उसकी मुस्कुराहट बहुत शरारती थी। जब मैंने ऐसा किया तो उसने मेरी तरफ आंख मारी। हाय, वहाँ। क्विल, एम्ब्री, यह मेरी दोस्त बेला है। क्विल और एम्ब्री, मैं अभी भी नहीं जानता था कि कौन कौन है, ने एक दूसरे को गहरी नजरों से देखा। चाली का बच्चा है न? पृष्ठ-पुष्ट लड़के ने अपना हाथ बढ़ाते हुए मुझसे पूछा। ये सही है, मैंने उससे हाथ मिलाते हुए पुष्टि की। उसकी पकड़ मजबूत थी, ऐसा लग रहा था जैसे वह अपनी बाइसेप को मोड़ रहा हो। मैं क्विल अटेरा हूँ, उसने मेरा हाथ छोड़ने से पहले बड़े गर्व से घोषणा की। आपसे मिलकर खुशी हुई, क्विल। अरे बेला, मैं एम्ब्री हूँ, एम्ब्री कॉल, हालांकि तुम्हें शायद पहले ही पता चल गया होगा। एम्ब्री ने शर्मीली मुस्कान दी और एक हाथ से हाथ हिलाया, जिसे उसने फिर अपनी जीन्स की जेब में डाल लिया। मैंने भी सिर हिलाया। आपसे मिलकर मुझे भी अच्छा लगा। तो तुम लोग क्या कर रहे हो? क्विल ने अभी भी मेरी ओर देखते हुए पूछा। बेला और मैं इन बाइकों को ठीक करने जा रहे हैं, जेकब ने गलत तरीके से समझाया। लेकिन बाइक जादुई शब्द लग रहा था। दोनों लड़के जेकब के प्रोजेक्ट की जांच करने गए और उससे शिक्षित सवाल पूछे। उनके द्वारा इस्तेमाल किए गए कई शब्द मेरे लिए अपरिचित थे और मुझे लगा कि वास्तव में उत्साह को समझने के लिए मेरे पास वाई गुणसूत्र होना चाहिए। वे अभी भी भागों और टुकड़ों की बातचीत में डूबे हुए थे जब मैंने फैसला किया कि चाली के यहाँ आने से पहले मुझे घर वापस जाना चाहिए। एक आह भरते हुए मैं खरगोश से बाहर निकल आया। जेकब ने माफी मांगते हुए ऊपर देखा। हम तुम्हें बोर कर रहे हैं, है न? नहीं, और यह झूठ नहीं था। मैं खुद का मजा ले रहा था कि यह कितना अजीब है। मुझे बस चाली के लिए खाना बनाना है। ओह ठीक है, मैं आज रात को इन्हें अलग अलग करना समाप्त कर दूंगा और पता लगाऊंगा कि इन्हें फिर से बनाने के लिए हमें और क्या चाहिए।
आप इन पर फिर से कब काम करना चाहते हैं? क्या मैं कल वापस आ सकता हूँ? रविवार मेरे अस्तित्व का अभिशाप था। मुझे व्यस्त रखने के लिए कभी भी पर्याप्त होमवर्क नहीं होता था। क्विल ने एम्ब्री की बांह को धक्का दिया और वे मुस्कुरा उठे। जेकब प्रसन्नता से मुस्कुराया। ये बहुत बढ़िया होगा। यदि आप एक सूची बना लें, तो हम पार्ट्स की खरीदारी करने जा सकते हैं, मैंने सुझाव दिया। जेकब का चेहरा थोड़ा उतर गया। मुझे अभी भी यकीन नहीं है कि मुझे तुम्हें हर चीज का भुगतान करने देना चाहिए या नहीं। मैंने अपना सिर हिलाया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं इस पार्टी का खर्च उठा रहा हूँ। आपको बस श्रम और विशेषज्ञता उपलब्ध करानी होगी। एम्ब्री ने क्विल की ओर आंखें घुमाईं। ये सही नहीं लगता, जेकब ने अपना सिर हिलाया। जैक, अगर मैं इन्हें मैकेनिक के पास ले जाऊं तो वह मुझसे कितना चार्ज करेगा? मैंने पूछा। वह मुस्कुराया। ठीक है, तुम्हें सौदा मिल रहा है। घुड़सवारी सीखने की तो बात ही छोड़िए, मैंने आगे कहा। क्विल ने एम्ब्री की तरफ बड़ी मुस्कान के साथ देखा और कुछ फुसफुसाया जो मैं नहीं सुन पाया। जेकब का हाथ क्विल के सिर के पीछे तमाचा मारने के लिए आगे बढ़ा। बस निकल जाओ, उसने बुदबुदाया। नहीं, सच में, मुझे जाना है, मैंने विरोध करते हुए दरवाजे की ओर बढ़ते हुए कहा। मैं तुमसे कल मिलूंगा, जेकब। जैसे ही मैं नजरों से ओझल हुआ, मैंने क्विल और एम्ब्री को एक साथ वो कहते सुना। इसके बाद एक संक्षिप्त हाथापाई की आवाज आई, जिसके बीच में आउच और हे की आवाजें भी थीं। अगर तुम में से किसी ने कल मेरी जमीन पर एक भी पैर रखा तो, मैंने जेकब को धमकी देते हुए सुना। जब मैं पेड़ों के बीच से गुजर रहा था तो उसकी आवाज खो गई थी। मैं चुपचाप हंसा। उस आवाज ने मेरी आंखें आश्चर्य से चौड़ी कर दी। मैं हंस रहा था, वास्तव में हंस रहा था, और वहां कोई देख भी नहीं रहा था। मुझे इतना हल्का महसूस हुआ कि मैं फिर से हंसा, बस इस एहसास को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए। मैं चाली से पहले घर पहुंच गया। जब वह आया तो मैं तले हुए चिकन को पैन से निकालकर कागज के तौलिए के ढेर पर रख रहा था। अरे पापा, मैंने उनकी ओर मुस्कुराकर कहा। उसके चेहरे पर हैरानी की लहर दौड़ गई, फिर उसने अपने हाव भाव को संभाला। अरे हनी, उसने अनिश्चित स्वर में कहा, क्या तुम्हें जेकब के साथ मजा आया? मैंने खाना मेज पर रखना शुरू किया। हाँ, मैंने ऐसा किया। अच्छा, यह अच्छी बात है। वह अभी भी सतर्क था। तुम दोनों ने क्या किया? अब सावधान रहने की बारी मेरी थी। मैं उसके गैराज में बैठा था और उसे काम करते हुए देख रहा था। क्या तुम्हें पता है कि वो एक फोक्सवैगन कार का पुनर्निर्माण कर रहा है? हाँ, मुझे लगता है बिली ने इसका उल्लेख किया था। जब चार्ली ने चबाना शुरू किया तो पूछताछ रोकनी पड़ी, लेकिन खाते समय वह मेरे चेहरे का अध्ययन करता रहा। रात के खाने के बाद मैं इधर उधर भटकता रहा, रसोई को 2 बार साफ किया और फिर चार्ली के हॉकी खेल देखने के दौरान सामने के कमरे में धीरे धीरे अपना होमवर्क किया। मैंने जितना हो सका इंतजार किया, लेकिन आखिरकार चार्ली ने देर होने का जिक्र किया। जब मैंने कोई जवाब नहीं दिया, तो वह उठा, खींचा और फिर चला गया, अपने पीछे लाइट बंद करके। अनिच्छा से मैं भी उसके पीछे चला गया। जैसे जैसे मैं सीढ़ियां चढ़ रहा था, मुझे लगा कि दोपहर की असामान्य खुशहाली की भावना मेरे शरीर से खत्म हो रही है, और उसकी जगह इस विचार से एक सुस्त भय ने ले ली है कि अब मुझे किस परिस्थिति से गुजरना होगा। मैं अब सुनना नहीं था। आज की रात, इसमें कोई संदेह नहीं है, पिछली रात की तरह ही भयावह होगी। मैं अपने बिस्तर पर लेट गया और हमले की तैयारी में एक गेंद की तरह सिकुड़ गया। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और अगली बात जो मैंने महसूस की, वह ये कि सुबह हो चुकी थी। मैं अपनी खिड़की से आती पीली चांदी जैसी रोशनी को देखकर स्तब्ध रह गया। 4 महीने से ज्यादा समय में पहली बार मैं बिना सपने देखे सो पाया था। सपने देखना या चीखना, मैं नहीं बता सकता था कि कौन सी भावना ज्यादा मजबूत थी, राहत या सदमा। मैं कुछ मिनट तक अपने बिस्तर पर लेटा रहा, उसके वापस आने का इंतजार करता रहा, क्योंकि कुछ तो होना ही था। अगर दर्द नहीं तो सुन्नपन। मैंने इंतजार किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मुझे बहुत दिनों से ज्यादा आराम महसूस हो रहा था। मुझे
भरोसा नहीं था कि यह टिकेगा। यह एक फिसलन भरा, खतरनाक किनारा था जिस पर मैं संतुलन बनाए रखता था और मुझे वापस नीचे गिराने में ज्यादा समय नहीं लगता था। अचानक साफ हो गई आंखों से अपने कमरे के चारों ओर नजर घुमाना, ये देखना कि यह कितना अजीब लग रहा था, बहुत साफ सुथरा, जैसे कि मैं यहाँ रहता ही नहीं था, खतरनाक था। मैंने उस विचार को अपने दिमाग से निकाल दिया और कपड़े पहनते समय इस बात पर ध्यान केंद्रित किया कि मैं आज फिर जेकब से मिलने जा रही हूँ। इस विचार ने मुझे लगभग उम्मीद से भर दिया। शायद ये कल जैसा ही होगा। शायद मुझे खुद को दिलचस्पी दिखाने और उचित अंतराल पर सिर हिलाने या मुस्कुराने की याद दिलाने की जरूरत नहीं होगी, जैसा कि मुझे हर किसी के साथ करना पड़ता था। शायद, लेकिन मैं इस बात पर भी भरोसा नहीं कर सकती कि यह हमेशा के लिए रहेगा। मुझे भरोसा नहीं है कि यह कल की तरह ही इतना आसान होगा। मैं खुद को इस तरह की निराशा के लिए तैयार नहीं करने वाली थी। नाश्ते के समय चार्ली भी सावधान था। उसने अपनी निगरानी छिपाने की कोशिश की, अपनी नज़रें अपने अंडों पर टिकाए रखीं, जब तक कि उसे लगा कि मैं नहीं देख रहा हूँ। आज आप क्या कर रहे हैं? उसने अपने कफ के किनारे पर एक ढीले धागे को देखते हुए पूछा, जैसे कि वह मेरे जवाब पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा था। मैं जेकब के साथ फिर से घूमने जा रहा हूँ। उसने बिना ऊपर देखे सिर हिलाया और कहा, ओह, क्या तुम्हें कोई आपत्ति है? मैंने चिंता का नाटक किया। मैं रुक सकता हूँ। उसने जल्दी से ऊपर देखा, उसकी आंखों में घबराहट का भाव था। नहीं, नहीं, तुम जाओ। हैरी वैसे भी मेरे साथ खेल देखने आने वाला था। शायद हैरी बिली को ऊपर तक ले जा सकता है। मैंने सुझाव दिया, जितने कम गवाह होंगे उतना अच्छा होगा। बढ़िया विचार है। मुझे यकीन नहीं था कि खेल मुझे बाहर निकालने का बहाना था, लेकिन अब वो काफी उत्साहित लग रहा था। जब मैंने अपना रेन जैकेट पहना तो वो फोन पर चला गया। जैकेट की जेब में चेकबुक ठूंसने से मुझे असहज महसूस हुआ। यह ऐसी चीज थी जिसका मैंने कभी इस्तेमाल नहीं किया था। बाहर बारिश बाल्टी से टपकते पानी की तरह बरस रही थी। मुझे अपनी इच्छा से ज्यादा धीरे गाड़ी चलानी पड़ी। मैं ट्रक के आगे एक कार की लंबाई भी नहीं देख पा रहा था, लेकिन मैं आखिरकार कीचड़ भरी गलियों से होते हुए जेकब के घर तक पहुंच गया। इससे पहले कि मैं इंजन बंद करता, सामने का दरवाज़ा खुला और जेकब एक बड़ी काली छतरी लेकर दौड़ता हुआ बाहर आया। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो उसने उसे मेरे दरवाजे पर रखा। चार्ली ने फ़ोन करके बताया कि आप आ रहे हैं, जेकब ने मुस्कुराते हुए बताया। बिना किसी प्रयास के, मेरे होठों के आसपास की मांसपेशियों को सचेत आदेश दिए बिना, मेरी उत्तर देने वाली मुस्कान मेरे चेहरे पर फैल गई। मेरे गालों पर बर्फीली बारिश के छींटे पड़ने के बावजूद मेरे गले में गर्माहट का एक अजीब सा एहसास हुआ। हाय जेकब। बिली को आमंत्रित करने का फैसला अच्छा था। उसने हाई फाइव के लिए अपना हाथ ऊपर उठाया। मुझे उसके हाथ पर थप्पड़ मारने के लिए इतना आगे बढ़ना पड़ा कि वह हंसने लगा। कुछ ही मिनटों बाद हैरी बिली को लेने आ गया। जेकब ने मुझे अपने छोटे से कमरे का संक्षिप्त दौरा कराया, जबकि हम बिना किसी निगरानी के इंतजार कर रहे थे। तो कहाँ जाना है, मिस्टर गुडव्रिंच? बिली के पीछे दरवाजा बंद होते ही मैंने पूछा। जेकब ने अपनी जेब से एक मुड़ा हुआ कागज निकाला और उसे सीधा किया। हम सबसे पहले डंप से शुरुआत करेंगे, देखेंगे कि क्या हम भाग्यशाली हो सकते हैं। ये थोड़ा महंगा हो सकता है, उसने मुझे चेतावनी दी। वे बाइक जा रही हैं। उन्हें फिर से दौड़ने से पहले बहुत मदद की जरूरत होगी। मेरे चेहरे पर चिंता की कोई झलक नहीं दिखी, इसलिए उन्होंने आगे कहा, मैं शायद $100 से ज्यादा की बात कर रहा हूँ। मैंने अपनी चेकबुक निकाली, उससे अपने आप को पंखा झलने दिया और उसकी चिंताओं को देखकर आंखें घुमाईं। हम सुरक्षित हैं। यह एक बहुत ही अजीब तरह का दिन था। मैंने इसका भरपूर आनंद लिया, यहाँ तक कि कूड़े के ढेर में, बारिश की बूंदों और टखने तक कीचड़ में भी। पहले तो मुझे लगा कि शायद ये सुन्नापन खोने का झटका है, लेकिन मुझे नहीं लगा कि यह स्पष्टीकरण काफी है। मैं सोचने लगा था कि यह ज्यादातर जेकब की वजह से था। ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं था कि वो हमेशा मुझे देखकर बहुत खुश होता था, या वह अपनी आंखों के कोने से मुझे नहीं
देखता था, मैं कुछ ऐसा करने का इंतजार कर रहा था जिससे मुझे पागल या उदास समझा जाए। यह मेरे लिए बिल्कुल भी प्रासंगिक नहीं था। ये जेकब खुद था। जेकब हमेशा खुश रहने वाला व्यक्ति था और वो अपनी खुशी को आभा की तरह अपने साथ रखता था और जो भी उसके करीब होता था उसके साथ साझा करता था। धरती पर स्थित सूर्य की तरह जब भी कोई उसके गुरुत्वाकर्षण के दायरे में आता था, जेकब उसे गर्म कर देता था। ये स्वाभाविक था, वह जो था उसका एक हिस्सा था। कोई आश्चर्य नहीं कि मैं उसे देखने के लिए इतना उत्सुक था। यहाँ तक कि जब उन्होंने मेरे डैशबोर्ड में बड़े छेद पर टिप्पणी की, तो भी मुझे उतनी घबराहट नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थी। क्या स्टीरियो टूट गया? उसने सोचा। हाँ, मैंने झूठ बोला। उसने गड्ढे में टटोला। इसे किसने निकाला? बहुत नुकसान हुआ है। मैंने किया था, मैंने स्वीकार किया। वह हंसा। शायद तुम्हें मोटरसाइकिलों को ज्यादा नहीं छूना चाहिए। कोई बात नहीं। जेकब के अनुसार हम कूड़े के ढेर में भाग्यशाली रहे। वो कई ग्रीस से काले हो चुके मुड़े हुए धातु के टुकड़ों को देखकर बहुत उत्साहित था। मैं बस इस बात से प्रभावित था कि वो बता सकता था कि वे क्या होने चाहिए। वहां से हम होक्वियम में चेकर ऑटो पार्ट्स गए। मेरे ट्रक में घुमावदार फ्रीवे पर दक्षिण की ओर 2 घंटे से ज्यादा की ड्राइव थी, लेकिन जेकब के साथ समय आसानी से बीत गया। वो अपने दोस्तों और अपने स्कूल के बारे में बातें करता रहा और मैंने पाया कि मैं सवाल पूछ रहा था, दिखावा भी नहीं कर रहा था, वास्तव में ये सुनने के लिए उत्सुक था कि उसे क्या कहना है। मैं ही सारी बातें कर रहा हूँ। उसने क्विल के बारे में एक लंबी कहानी सुनाने के बाद शिकायत की और कहा कि उसने एक सीनियर की स्थिर गर्लफ्रेंड को डेट पर बुलाकर क्या मुसीबत खड़ी कर दी थी। तुम क्यों नहीं एक मोड़ लेते? फोक्स में क्या चल रहा है? ये ला पुश से ज्यादा रोमांचक होना चाहिए। गलत। मैंने आँख भरी। वास्तव में कुछ भी नहीं है। तुम्हारे दोस्त मेरे दोस्तों से बहुत ज्यादा दिलचस्प हैं। मुझे तुम्हारे दोस्त पसंद हैं। क्विल मजेदार है। उसने भौहें सिकुड़ी। मुझे लगता है कि क्विल भी तुम्हें पसंद करता है। मैं हंसा। वो मेरे लिए थोड़ा छोटा है। जेकब की भौहें गहरी हो गईं। वो तुमसे ज्यादा छोटा नहीं है। बस 1 साल और कुछ महीने का है। मुझे लगा कि अब हम क्विल के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। मैंने अपनी आवाज को हल्का रखा, मजाक करते हुए। जरूर, लेकिन लड़कों और लड़कियों के बीच परिपक्वता में अंतर को देखते हुए क्या आपको इसे कुत्ते के वर्षों में नहीं गिनना चाहिए? इससे मैं क्या बन जाता हूँ? लगभग 12 साल बड़ा। वह हंसा, आंखें घुमाते हुए। ठीक है, लेकिन अगर तुम इस तरह से नखरे दिखाने वाले हो तो तुम्हें भी औसत आकार का होना चाहिए। तुम इतने छोटे हो, मुझे तुम्हारी कुल उम्र में से 10 साल कम करने होंगे। 5 फुट 4 इंच बिल्कुल औसत है। मैंने नाक सिकोड़ते हुए कहा, यह मेरी गलती नहीं है कि तुम एक विचित्र व्यक्ति हो। हम हुक्वियम तक इसी तरह मजाक करते रहे, उम्र निर्धारित करने के सही फॉर्मूले पर बहस करते रहे। मैंने 2 और साल खो दिए क्योंकि मुझे टायर बदलना नहीं आता था, लेकिन अपने घर में बहीखाता रखने के लिए 1 साल वापस मिल गया जब तक हम चेकर में नहीं पहुंच गए और जेकब को फिर से ध्यान केंद्रित करना पड़ा। हमने उसकी सूची में बची हुई सभी चीजें ढूंढ ली और जेकब को भरोसा हो गया कि वो हमारे साथ बहुत प्रगति कर सकता है। जब हम लापुश वापस पहुंचे तब मैं 23 वर्ष की हो चुकी थी और वह 30 वर्ष का था। वह निश्चित रूप से अपने कौशल को अपने पक्ष में तौल रहा था। मैं जो कर रहा था उसका कारण मैं भूला नहीं था और भले ही मैं जितना सोच सकता था उससे कहीं ज्यादा आनंद ले रहा था, मेरी मूल इच्छा में कोई कमी नहीं आई थी। मैं अभी भी धोखा देना चाहता था। ये बेतुका था और मुझे वास्तव में परवाह नहीं थी। मैं फोक्स में जितना संभव हो सके उतना लापरवाह होने जा रहा था। मैं खाली अनुबंध का अकेला रखवाला नहीं रहूंगा। जेकब के साथ समय बिताना मेरी अपेक्षा से कहीं ज्यादा बड़ा फायदा था। बिली अभी तक वापस नहीं आया था, इसलिए हमें अपने दिन भर के सामान को उतारने में कोई छुप कर काम नहीं करना पड़ा। जैसे ही हमने जेकब के टूलबॉक्स के बगल में प्लास्टिक के फर्श पर सब कुछ रख दिया, वो तुरंत काम पर लग गया, अभी भी बात कर रहा था और हंस रहा था, जबकि उसकी उंगलियां उसके सामने पड़े धातु के टुकड़ों को कुशलता से कंघी कर रही थीं।
जेकब के हाथों का कौशल आकर्षक था। वे नाजुक कामों को आसानी और सटीकता से करने के लिए बहुत बड़े दिखते थे। जब वह काम करता था तो वह लगभग सुंदर दिखता था। जब वह अपने पैरों पर होता था तो उसके विपरीत वहाँ उसकी ऊंचाई और बड़े पैर उसे लगभग उतना ही खतरनाक बनाते थे जितना मैं था। क्विल और एम्ब्री नहीं आए, इसलिए हो सकता है कि कल की उनकी धमकी को गंभीरता से लिया गया हो। दिन बहुत जल्दी बीत गया। गराज के मुहाने के बाहर अंधेरा हो गया और फिर हमने बिली को हमें बुलाते हुए सुना। मैं जेकब की चीजें रखने में मदद करने के लिए उछल पड़ी, लेकिन झिझक रही थी क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या छूना चाहिए। बस इसे छोड़ दो, उसने कहा। मैं आज रात बाद में इस पर काम करूंगा। अपना स्कूल का काम या कुछ भी मत भूलना। मैंने थोड़ा दोषी महसूस करते हुए कहा। मैं नहीं चाहता था कि वो मुसीबत में पड़े। वह योजना सिर्फ मेरे लिए थी। बेला, हम दोनों के सिर अचानक ऊपर उठ गए जब चाली की जानी पहचानी आवाज पेड़ों के बीच से आती हुई घर से भी नजदीक लग रही थी। गोली चलाओ, मैंने बुदबुदाया। आ रहा हूँ, मैंने घर की ओर चिल्लाते हुए कहा। चलो चलें। जेकब मुस्कुराया, क्लोक एंड डैगर का आनंद लेते हुए। उसने लाइट बंद कर दी और एक पल के लिए मैं अंधा हो गया। जेकब ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे गराज से बाहर खींच लिया और पेड़ों के बीच से ले गया। उसके पैर आसानी से परिचित रास्ता खोज रहे थे। उसका हाथ खुरदुरा था और बहुत गर्म था। रास्ते के बावजूद हम दोनों अंधेरे में अपने पैरों पर ठोकर खा रहे थे। इसलिए जब घर नजर आया तो हम दोनों हंस भी रहे थे। हंसी गहरी नहीं थी, ये हल्की और सधी थी, लेकिन फिर भी अच्छी थी। मुझे यकीन था कि वो उन्माद के हल्के संकेत को नोटिस नहीं करेगा। मुझे हंसने की आदत नहीं थी और यह एक ही समय में सही और बहुत गलत भी लगा। चाली छोटे से बरामदे के नीचे खड़ा था और बिली उनके पीछे दरवाजे पर बैठा था। अरे पापा, हम दोनों ने एक साथ कहा और यह सुनकर हम फिर से हंसने लगे। चाली ने मेरी ओर बड़ी बड़ी आंखों से देखा और नीचे की ओर यह भी देखा कि जेकब का हाथ मेरे हाथ के इर्द गिर्द था। बिली ने हमें रात्रि भोजन के लिए आमंत्रित किया है, चाली ने हमसे विचलित स्वर में कहा। स्पेगेटी बनाने की मेरी सुपर सीक्रेट रेसिपी पीढ़ियों से चली आ रही है, बिली ने गंभीरता से कहा। जेकब ने नाक भान सिकुड़ी। मुझे नहीं लगता कि रागू वास्तव में इतने लंबे समय से यहाँ है। घर में भीड़ थी। हैरी क्लियरवाटर भी वहाँ था, अपने परिवार के साथ, उसकी पत्नी सू, जिसे मैं बचपन में फोक्स में बिताए गर्मियों के दिनों से ही जानता था, और उसके 2 बच्चे। लिया मेरी तरह ही सीनियर थी, लेकिन मुझसे 1 साल बड़ी थी। वो एक अनोखे तरीके से खूबसूरत थी, एकदम तांबे जैसी त्वचा, चमकते काले बाल, पंखदार डस्टर जैसी पलकें और व्यस्त। जब हम अंदर आए तो वह बिली के फोन पर थी और उसने उसे कभी नहीं छोड़ा। सेठ 14 साल का था। वह जेकब के हर शब्द पर नजर रखता था और उसे मूर्तिवत नजरों से देखता था। रसोई की मेज पर हम बहुत ज्यादा थे, इसलिए चाली और हैरी ने कुर्सियां बाहर यार्ड में लाकर रख दी और हमने बिली के खुले दरवाजे से आने वाली मंद रोशनी में अपनी गोद में प्लेटों से स्पेगेटी खाए। पुरुषों ने खेल के बारे में बात की और हैरी और चाली ने मछली पकड़ने की योजना बनाई। सू ने अपने पति को उसके कोलेस्ट्रॉल के बारे में चिढ़ाया और उसे कुछ हरा और पत्तेदार खाने के लिए शर्मिंदा करने की असफल कोशिश की। जेकब ज्यादातर मुझसे और सेठ से बात करता था, जो जब भी जेकब को उसे भूलने का खतरा लगता था, उत्सुकता से बीच में टोक देता था। चाली ने मुझे देखा, इस बारे में अगोचर होने की कोशिश करते हुए, प्रसन्न लेकिन सतर्क आंखों से। ये बहुत शोरगुल वाला और कभी कभी भ्रमित करने वाला था क्योंकि हर कोई एक दूसरे से बात कर रहा था और एक चुटकुले की हंसी दूसरे चुटकुले को सुनाने में बाधा डाल रही थी। मुझे अक्सर बोलना नहीं पड़ता था, लेकिन मैं बहुत मुस्कुराता था, और केवल इसलिए क्योंकि मुझे ऐसा करने का मन करता था। मैं जाना नहीं चाहता था। हालांकि ये वाशिंगटन था और अपरिहार्य बारिश ने अंततः पार्टी को तोड़ दिया। बिली का लिविंग रूम इतना छोटा था कि पार्टी को जारी रखने का विकल्प नहीं था। हैरी चाली को गाड़ी से ले गया था, इसलिए हम घर वापस जाते समय मेरे ट्रक में साथ साथ सवार हुए।
उसने मेरे दिन के बारे में पूछा और मैंने लगभग सच बताया कि मैं जेकब के साथ पार्ट्स देखने गया था और फिर उसे अपने गैराज में काम करते हुए देखा। तुम्हें लगता है कि तुम जल्दी ही फिर से आओगे? उसने आश्चर्य से पूछा और इस बारे में सहज रहने की कोशिश की। कल स्कूल के बाद, मैंने स्वीकार किया। मैं होमवर्क ले लूंगा, चिंता मत करो। आप ऐसा अवश्य करें, उन्होंने अपनी संतुष्टि छिपाने का प्रयास करते हुए आदेश दिया। जब हम घर पहुंचे तो मैं घबरा गया। मैं ऊपर नहीं जाना चाहता था। जेकब की मौजूदगी की गर्माहट फीकी पड़ रही थी और उसकी अनुपस्थिति में चिंता और भी बढ़ गई। मुझे यकीन था कि मैं लगातार 2 रातों तक चैन की नींद नहीं सो पाऊंगा। सोने का समय टालने के लिए मैंने अपना ईमेल चेक किया। उसमें रेनी का एक नया संदेश था। उसने अपने दिन के बारे में लिखा, एक नए बुक क्लब के बारे में जो ध्यान कक्षाओं के समय स्लॉट को भरता था जिसे उसने अभी अभी छोड़ा था। दूसरी कक्षा में अपने सप्ताह के दौरान अपने किंडरगार्टनर्स को याद करते हुए उसने लिखा कि फिल अपनी नई कोचिंग नौकरी का आनंद ले रहा था और वे डिज्नी वर्ल्ड में दूसरी हनीमून यात्रा की योजना बना रहे थे। और मैंने पाया कि यह सब किसी और को लिखे गए पत्र की बजाय एक जर्नल एंट्री की तरह लग रहा था। पश्चाताप की भावना मेरे अंदर भर गई और एक असहज चुभन छोड़ गई। मैं एक बेटी थी। मैंने उसे जल्दी से जवाब लिखा, उसके पत्र के हर हिस्से पर टिप्पणी की, बिली के घर पर स्पेगेटी पार्टी का वर्णन करते हुए अपनी जानकारी दी और बताया कि जेकब को धातु के छोटे छोटे टुकड़ों से उपयोगी चीजें बनाते हुए देखकर मुझे कैसा लगा, विस्मय और थोड़ी ईर्ष्या। मैंने इस बात का कोई जिक्र नहीं किया कि यह पत्र पिछले कई महीनों में उसे मिले पत्रों से कितना अलग होगा। मुझे मुश्किल से याद आ रहा था कि मैंने उसे पिछले हफ्ते क्या लिखा था, लेकिन मुझे यकीन था कि यह बहुत ज्यादा प्रतिक्रियात्मक नहीं था। जितना मैंने इसके बारे में सोचा, उतना ही मुझे अपराधबोध महसूस हुआ। मैंने वाकई उसे चिंतित कर दिया होगा। उसके बाद मैं बहुत देर तक जागता रहा और ज़रूरत से ज़्यादा होमवर्क पूरा करता रहा। लेकिन न तो नींद की कमी और न ही जेकब के साथ बिताया गया समय, जो कि सही तौर पर खुश था, लगातार 2 रातों तक सपने को दूर रख सका। मैं कांपते हुए जागा, मेरी चीख तकिए से दब गई। जैसे ही सुबह की धुंधली रोशनी मेरी खिड़की के बाहर कोहरे से छनकर आ रही थी, मैं बिस्तर पर चुपचाप लेटा रहा और सपने से पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। पिछली रात एक छोटा सा बदलाव हुआ था और मैंने उस पर ध्यान केंद्रित किया। पिछली रात मैं जंगल में अकेला नहीं था। सैम ओली वह आदमी था जिसने उस रात मुझे जंगल की जमीन से खींचा था, जिसके बारे में मैं सोच भी नहीं सकता था। यह एक अजीब, अप्रत्याशित बदलाव था। उस आदमी की काली आंखें आश्चर्यजनक रूप से अप्रिय थीं, कुछ रहस्य से भरी हुई थी जिसे वह साझा करने के लिए इच्छुक नहीं था। मैंने अपनी उन्मत्त खोज के दौरान जितनी बार उसे देखा था, उतनी बार देखा था, उसे वहां देखकर, हमेशा की तरह घबराहट के बीच, मैं असहज हो गया था। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि जब मैं सीधे उसकी ओर नहीं देखता था, तो उसकी आकृति मेरी परिधीय दृष्टि में कांपती और बदलती हुई लगती थी। फिर भी वह खड़ा होकर देखने के अलावा कुछ नहीं करता था। उस समय के विपरीत जब हम वास्तविकता में मिले थे, उसने मुझे अपनी मदद की पेशकश नहीं की। चार्ली ने नाश्ते के दौरान मुझे घूरा और मैंने उसे अनदेखा करने की कोशिश की। मुझे लगा कि मैं इसके लायक था। मैं उससे चिंता न करने की उम्मीद नहीं कर सकता था। शायद उसे ज़ॉम्बी की वापसी के लिए देखना बंद करने में हफ्तों लग जाएंगे और मुझे बस कोशिश करनी होगी कि यह मुझे परेशान न करे। आखिरकार, मैं भी ज़ॉम्बी की वापसी के लिए देख रहा था। 2 दिन मुझे ठीक कहने के लिए काफ़ी नहीं थे। स्कूल में सब कुछ उल्टा था। अब जब मैं ध्यान दे रहा था, तो ये स्पष्ट था कि यहाँ कोई नहीं देख रहा था। मुझे याद है कि जब मैं पहली बार फोक्स हाई स्कूल में आया था, तो मैं कितनी बेसब्री से चाहता था कि मेरे बाल सफ़ेद हो जाएं, मैं फुटपाथ की गीली कंक्रीट में एक बड़े गिरगिट की तरह लुप्त हो जाऊं। ऐसा लग रहा था कि मेरी यह इच्छा 1 साल देरी से पूरी हो रही है। ऐसा लग रहा था जैसे मैं वहां था ही नहीं, यहाँ तक कि मेरे शिक्षकों की नज़र भी मेरी सीट पर नहीं पड़ी, मानो वह खाली हो। मैं सुबह भर सुनता रहा, एक बार फिर अपने आसपास के लोगों की आवाज़ें सुनता रहा। मैंने समझने की कोशिश की कि क्या हो रहा है,
लेकिन बातचीत इतनी अव्यवस्थित थी कि मैंने हार मान ली। जब मैं कैलकुलस में जेसिका के पास बैठा तो उसने ऊपर नहीं देखा। अरे जेस, मैंने बेपरवाही से कहा, तुम्हारा बाकी सप्ताहांत कैसा रहा? उसने मुझे संदेह भरी निगाहों से देखा। क्या वह अभी भी नाराज हो सकती थी, या वह पागल व्यक्ति से निपटने के लिए बहुत अधीर थी? बहुत बढ़िया, उसने अपनी किताब की ओर मुड़ते हुए कहा। यह अच्छी बात है, मैंने बुदबुदाया। ठंडे कंधे की अलंकार में कुछ शाब्दिक सत्यता थी। मैं फर्श के वेंट से गर्म हवा को बहता हुआ महसूस कर सकता था, लेकिन मैं अभी भी बहुत ठंडा था। मैंने अपनी कुर्सी के पीछे से जैकेट निकाली और उसे फिर से पहन लिया। मेरी चौथे घंटे की क्लास देर से खत्म हुई, और जिस लंच टेबल पर मैं हमेशा बैठता था, वह मेरे पहुंचने तक भर चुकी थी। माइक वहां थे, जेसिका और एंजेला, कॉनर, टाइलर, एरिक और लॉरेन। केटी मार्शल, लाल बालों वाली जूनियर जो मेरे घर के कोने पर रहती थी, एरिक के साथ बैठी थी, और ऑस्टिन मार्क्स मोटरसाइकिल वाले लड़के का बड़ा भाई उसके बगल में बैठा था। मुझे आश्चर्य हुआ कि वे यहाँ कब से बैठे थे। ये याद नहीं कर पा रहा था कि यह पहला दिन था या कुछ ऐसा जो नियमित आदत थी। मैं खुद से परेशान होने लगा था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं पिछले सेमेस्टर में स्टाइरोफोम मूंगफली में पैक होकर रह गया हूँ। जब मैं माइक के बगल में बैठा तो किसी ने भी ऊपर नहीं देखा, हालांकि जब मैंने कुर्सी को पीछे खींचा तो वह लिनोलियम से टकराकर जोर से चीखी। मैंने बातचीत में शामिल होने की कोशिश की। माइक और कॉनर खेल के बारे में बात कर रहे थे, इसलिए मैंने तुरंत ही उस विषय पर बात छोड़ दी। आज बेन कहाँ है? लॉरेन एंजेला से पूछ रही थी। मैं उत्साहित हो गया, दिलचस्पी लेने लगा। मुझे आश्चर्य हुआ कि क्या इसका मतलब यह है कि एंजेला और बेन अभी भी साथ हैं। मैंने लॉरेन को मुश्किल से पहचाना। उसने अपने सारे सुनहरे, मकई के रेशमी बाल काट दिए थे। अब उसने पिक्सी कट इतना छोटा करवा लिया था कि पीछे की तरफ से लड़के की तरह बाल मुंडवाए गए थे। उसके लिए ये कितनी अजीब बात थी। मैं चाहता था कि मैं इसके पीछे का कारण जानूं। क्या उसके बालों में गम फंस गया था? क्या उसने इसे बेच दिया था? क्या वह जिन लोगों के साथ हमेशा गंदी रहती थी, उन्होंने उसे जिम के पीछे पकड़ लिया और उसकी खोपड़ी काट ली? मैंने तय किया कि अब मेरे लिए उसे अपनी पिछली राय से आंकना उचित नहीं है। जहां तक मुझे पता था, वह एक अच्छी इंसान बन गई थी। बेन को पेट में फ्लू हो गया है, एंजेला ने अपनी शांत, स्थिर आवाज में कहा। उम्मीद है कि यह सिर्फ 24 घंटे की बात है। कल रात वह बहुत बीमार था। एंजेला ने अपने बाल भी बदल लिए थे। उसने अपने बाल लंबे कर लिए थे। इस सप्ताहांत तुम दोनों ने क्या किया? जेसिका ने पूछा। ऐसा नहीं लग रहा था कि उसे जवाब की परवाह है। मुझे लगता है कि यह सिर्फ एक शुरुआत थी ताकि वह अपनी कहानियां बता सके। मुझे आश्चर्य हुआ कि क्या वह पोर्ट एंजल्स के बारे में बात करेगी जबकि मैं 2 सीट दूर बैठा हूँ। क्या मैं इतना अदृश्य था कि मेरे यहाँ रहते हुए कोई भी मेरे बारे में चर्चा करने में असहज महसूस नहीं करेगा? एंजेला ने कहा, हम शनिवार को पिकनिक मनाने जा रहे थे, लेकिन हमने अपना मन बदल लिया। उसकी आवाज़ में एक तीखापन था जिसने मेरी दिलचस्पी को आकर्षित किया। जेस, इतना नहीं, ये बहुत बुरा है, उसने अपनी कहानी शुरू करने से पहले कहा। लेकिन मैं अकेला नहीं था जो ध्यान दे रहा था। क्या हुआ? लॉरेन ने उत्सुकता से पूछा। ठीक है, एंजेला ने कहा, हमेशा की तुलना में अधिक संकोची लग रही थी, हालांकि वह हमेशा संकोची रहती थी। हम उत्तर की ओर चले, लगभग गर्म झरनों तक। वहां पगडंडी से लगभग 1 मील ऊपर एक अच्छी जगह है। लेकिन जब हम आधे रास्ते पर थे, तो हमने कुछ देखा। क्या? लॉरेन की पीली भौहें सिकुड़ गईं। अब तो जेस भी सुन रही थी। मुझे नहीं पता, एंजेला ने कहा। हमें लगता है कि यह एक भालू था। वैसे भी यह काला था, लेकिन ये बहुत बड़ा लग रहा था। लॉरेन ने नाक भान सिकुड़ी। ओह, तुम भी नहीं। उसकी आंखें मजाक में बदल गईं, और मैंने तय किया कि मुझे उसे संदेह का लाभ देने की जरूरत नहीं है। जाहिर है कि उसके व्यक्तित्व में उतना बदलाव नहीं आया था जितना उसके बालों में। टाइलर ने पिछले हफ्ते मुझे वह बेचने की कोशिश की थी। जेसिका ने लॉरेन का पक्ष लेते हुए कहा,
रिजॉर्ट के इतने करीब आपको कोई भालू नहीं दिखेगा। सच में? एंजेला ने टेबल की ओर देखते हुए धीमी आवाज में विरोध जताया। हमने इसे देखा था, लॉरेन ने ठहाका लगाया। माइक अभी भी कॉर्नर से बात कर रहा था, लड़कियों पर ध्यान नहीं दे रहा था। नहीं, वो सही कह रही है, मैंने अधीरता से कहा। शनिवार को ही हमारे पास एक यात्री आया था जिसने भी भालू को देखा था, एंजेला। उसने कहा कि वह बहुत बड़ा और काला था और शहर के बाहर था, है न, माइक? एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। मेज पर बैठी हर जोड़ी आंखें चौंककर मेरी ओर देखने लगीं। नई लड़की, केटी, अपना मुंह खोले हुए थी जैसे उसने अभी अभी कोई विस्फोट देखा हो। कोई भी हिला नहीं। माइक, मैंने शर्मिंदगी से बुदबुदाया। भालू वाले आदमी की कहानी याद है? हाँ हाँ, माइक ने एक सेकंड के बाद हकलाते हुए कहा। मुझे नहीं पता था कि वो मुझे इतनी अजीब तरह से क्यों देख रहा था। मैंने काम पर उससे बात की थी, है न? है न? मुझे ऐसा लगा। माइक को होश आ गया। हाँ, एक आदमी ने बताया कि उसने ट्रेलहेड पर एक बहुत बड़ा काला भालू देखा था जो ग्रिजली भालू से भी बड़ा था, उसने पुष्टि की। हम्फ। लॉरेन जेसिका की ओर मुड़ी, उसके कंधे अकड़ गए और उसने विषय बदल दिया। क्या आपको USC से कोई जवाब मिला? उसने पूछा। माइक और एंजेला को छोड़कर बाकी सभी ने भी अपनी नज़रें दूसरी ओर घुमा लीं। एंजेला ने मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया और मैंने भी जल्दी से उसे मुस्कुराहट लौटाने की कोशिश की। तो, इस सप्ताहांत तुमने क्या किया, बेला? माइक ने उत्सुकता से, लेकिन अजीब तरह से सावधान होकर पूछा। लॉरेन को छोड़कर बाकी सभी लोग पीछे मुड़कर मेरी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा करने लगे। शुक्रवार की रात, जेसिका और मैं पोर्ट एंजल्स में एक फिल्म देखने गए। और फिर मैंने शनिवार की दोपहर और रविवार का अधिकांश समय ला पुश में बिताया। आंखें झिलमिलाती हुई जेसिका की ओर और फिर मेरी ओर चली गईं। जेस चिड़ी हुई दिख रही थी। मुझे आश्चर्य हुआ कि क्या वह नहीं चाहती थी कि किसी को पता चले कि वो मेरे साथ बाहर गई थी, या वह सिर्फ कहानी सुनाना चाहती थी। तुमने कौन सी फिल्म देखी? माइक ने मुस्कुराते हुए पूछा। ज़ॉम्बी वाले को डेड एंड कर दो। मैंने प्रोत्साहन में मुस्कुराया। हो सकता है कि पिछले ज़ॉम्बी महीनों में मैंने जो नुकसान किया था, उसकी भरपाई की जा सकती थी। मैंने सुना है कि यह डरावना था। क्या आपको भी ऐसा ही लगा? माइक बातचीत जारी रखने के लिए उत्सुक था। बेला को अंत में जाना पड़ा, वह बहुत घबरा गई थी, जेसिका ने धूर्त मुस्कान के साथ कहा। मैंने शर्मिंदा होने की कोशिश करते हुए सिर हिलाया। ये बहुत डरावना था। माइक ने लंच खत्म होने तक मुझसे सवाल पूछना बंद नहीं किया। धीरे धीरे, बाकी लोग फिर से अपनी बातचीत शुरू करने में सक्षम हो गए, हालांकि वे अभी भी मेरी तरफ बहुत देखते थे। एंजेला ज्यादातर माइक और मुझसे बात करती थी, और जब मैं अपनी ट्रे खाली करने के लिए उठा, तो वह भी मेरे पीछे आ गई। धन्यवाद। जब हम मेज से दूर थे तो उसने धीमी आवाज में कहा। किस लिए? मेरे लिए बोलना, मेरा समर्थन करना। कोई बात नहीं। उसने मेरी ओर चिंता से देखा, लेकिन आक्रामक, शायद वह पागल हो गई है जैसी दृष्टि से नहीं। क्या तुम ठीक हो? यही कारण है कि मैंने एंजेला की जगह जेसिका को चुना, हालांकि मुझे हमेशा से लड़कियों की रात वाली फिल्म के लिए एंजेला ज्यादा पसंद थी। एंजेला बहुत समझदार थी। पूरी तरह तो नहीं, मैंने माना, लेकिन मैं थोड़ा बेहतर हूँ। मुझे खुशी है, उसने कहा। मुझे तुम्हारी याद आई। तभी लॉरेन और जेसिका हमारे पास से गुजरे और मैंने लॉरेन को जोर से फुसफुसाते हुए सुना, ओह, खुशी है कि बेला वापस आ गई। एंजेला ने उनकी ओर आंखें घुमाई और प्रोत्साहन स्वरूप मेरी ओर मुस्कुराई। मैंने आह भरी, ऐसा लगा जैसे मैं सब कुछ फिर से शुरू कर रहा हूँ। आज की तारीख क्या है? मैंने अचानक सोचा। यह 19 जनवरी है। यह क्या है? एंजेला ने पूछा। कल ही तो 1 साल पहले की बात है जब मैं पहली बार यहाँ आया था, मैंने सोचा। कुछ भी ज्यादा नहीं बदला है, एंजेला ने लॉरेन और जेसिका की ओर देखते हुए कहा। मैं जानता हूँ, मैं भी यही सोच रहा था।